नजरिया अलग तो इरादे अलग, तुम्हें भी अपने सपनों से इश्क करना होगा। कठिन नहीं है सफर कभी, तुम्हें और भी प्रयास करना होगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जतिंदर सिंह है। आई होप कि आपको मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने राइटिंग टास्क पे बनाई थी आपको पसंद आई होगी, जिसमें कि मैंने आपको लेक्सिकल रिसोर्स, कोलोकेशन लिस्ट और कोहेजन और कोहेरेंस क्या होती है जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। होपफुली मुझे लगता है कि आपको जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा ये उससे भी अच्छी होगी और आपको उससे भी ज्यादा पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखना है, उसको कैसे समझना है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि रीफ्रेजिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन कैसे बनाई जाती है और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और फिर मैं आपको राइटिंग टास्क 2 इन डिटेल लिख के और समझाऊंगा कि कैसे आपने लिखना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है और कैसे आपके उसमें से बैंड 6, 7, 8 और 9 आ सकते हैं। 6 उनके लिए जिनको राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है और 8 उनके लिए जिनको इसके में 8 बैंड्स चाहिए होते हैं। तो ये सब मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। So, आगे बढ़ने से पहले if you have not subscribed my channel, please do so right now to continue watching these kind of videos in the future as well. These videos are going to be very informative and totally interesting for you people. I hope you will like this video as well. चलते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, सो एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन होती क्या है। इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपने जो टॉपिक दिया है उसको रिफ्रेश करना है। जो आपको टॉपिक दिया है उसका आंसर देना है 1 लाइन में या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन में ही। और इंट्रोडक्शन में ही आपने एक थीसिस स्टेटमेंट देनी है। एंडिंग थीसिस स्टेटमेंट मीन्स एंडिंग स्टेटमेंट देनी है कि आपका एसे में क्या क्या लिखा होगा और आप इस एसे से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर इस एसे में एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर डिसएडवांटेज ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखने की होती है और कैसे लिखनी है। देखिए, इंट्रोडक्शन होती क्या है वैसे देखा जाए तो दिस इज द एरिया वेयर यू गेट वन चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब ये वो एरिया है जहां आपको ऐसा चांस मिलेगा जहां पे आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन देना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर यहीं से पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपका कैसा ऐसे होने वाला है, विच मीन्स यू नीड एन इंट्रोडक्शन दैट स्टैंड्स आउट। मतलब आपको एक ऐसी इंट्रोडक्शन करिए जो अलग दिखे। अलग किससे दिखे? अलग आपके टॉपिक से दिखे। जो आपका टॉपिक दिया है एज इट इज़ ये आप अपनी इंट्रोडक्शन में वो डाल दें और नीचे लिख दें कि आई एग्री और डिसएग्री। तो ये सिंपल वे होगा, इससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखनी नहीं आती। सो द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन द वर्क। मेनली मैं कहना चाहता हूं कि जो इंट्रोडक्शन है ये आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके काम में। और योर रीडर बिगेन टू मेक अजम्पशन अबाउट यू एज एन ऑथर। जो आपका रीडर है आपकी इंट्रोडक्शन से ही उसको पता चलेगा कि आपका ऐसे कैसे होने वाला है, आप किस तरह के ऑथर मतलब मीन्स कि किस तरह के आप राइटर होने वाले हो, किस तरह का आप ऐसे लिखोगे, ये उसको इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाएगा। सो बी श्योर टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज ए थॉटफुल एंड नॉलेजेबल। आपको एक नॉलेजेबल और थॉटफुल दिखाना पड़ेगा अपने आप को, और ये आपको इंट्रोडक्शन में से ही काम शुरू करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप टॉपिक को आंसर करें शुरू में ही, फिर उसको रिफ्रेश करें या फिर रिफ्रेश करें और आंसर करें उसको टॉपिक उसके बाद में, और एंड करें अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ। यही एक इंट्रोडक्शन होती है। और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि रिफ्रेश क्या होता है, आगे सब कुछ मैं बताऊंगा। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। मेरे अब तक पता चल गया होगा आपको कि इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है। सो हम लोग आगे बात करेंगे रिफ्रेश के बारे में। रिफ्रेशिंग होता क्या है? रीफ्रेजिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि रीफ्रेज क्यों मांगी जाती है और रीफ्रेज एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और आपको कोई काम देता है करने के लिए, या फिर आप घर पे हो, आपके पेरेंट्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और आपके पूछते हैं कि ये काम करके आइए। और उसके बाद क्या होता है, आपका बॉस या आपके पेरेंट्स ये आपको कहते हैं कि आप जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसको रिपीट करके बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। आप उसको रिपीट करते हैं। इससे आपके पेरेंट्स या फिर आपके बॉस को पता चलता है कि आपको समझ आ गया है। पर क्या है कि अगर आप एज इट इज सेम वर्ड्स
अब मैं आइलेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप वही चीज़ सेम वर्ड्स में लिख के बता दोगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपने तो मुझे कॉपी पेस्ट किया है, जो मैंने आपको लिख के दिया आपने वही लिख दिया है। अब आप उसको डिफरेंट वर्ड में लिखते हैं तो उनको पता चलता कि हाँ भैया इसको समझ तो आ गया है, इसको अपना टॉपिक समझ तो आ गया इसने क्या लिखना है। पर अगर ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स में लिखता है तो उनको पता चलता है कि ये इसका लेवल क्या है। इसका लेवल 6 है, मीन्स कि इसने कुछ चेंजेस किए हैं, इसने फुल चेंज किया है। इसका लेवल 7 है, इसने बहुत अच्छी वो कैब यूज़ की है, इसने बहुत अच्छा सेंटेंस यूज़ किया है। इसका लेवल 7.5 या 8 है। ये आपका इंट्रोडक्शन ही बताता है। अगर तो आप सिंपल वर्ड्स में छोटे छोटे वर्ड लेके कुछ वर्ड लेके उसको रिफ्रेश करते हैं तो एग्जामिनर को पता है कि इसका 6 बैंड वाला लेवल है, इसका बैंड लेवल ज़्यादा नहीं है। पूरा पढ़ने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन से तो उसको पता चल गया कि आपके रीफ्रेश से उसको पता चल गया कि इनको रीफ्रेश करना बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता। अगर आप पूरी की पूरी लाइन पूरा का पूरा सेंटेंस इसे डिफरेंट वे में लिख के दिखा दें तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता है कि इसने रीफ्रेश किया है। रीफ्रेश का मतलब टॉपिक को अपने अंदाज से बता दिया है मुझे, मेरे कुछ वर्ड्स को सिनोनिम के साथ चेंज नहीं किया। तो उनको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को बहुत कुछ लिखना आता है और आपने उसके साथ साथ आंसर भी दे दिया। जब आपने आंसर दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में तो उनको पता चल गया कि टॉपिक तो इनको बहुत अच्छा समझ आ गया है। थीसिस स्टेटमेंट से उनको पता चल जाएगा कि इसने आगे क्या लिखना है, ये एग्री है या डिसएग्री है। ठीक है जी। सो होपफुली मुझे लगता है कि आपको शायद समझ आ गया होगा कि रीफ्रेश क्यों मांगा जाता है और इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। ठीक है जी। सो जो लोग जिनको डिफिकल्ट लगता है इंट्रोडक्शन लिखना, मेरा उनके लिए यही है कि आप 6 बैंड के लिए क्या करें, आप सिंपल इंट्रोडक्शन में रीफ्रेश करें, कुछ वर्ड्स टॉपिक से उठा लें और कुछ वर्ड्स को आप रिप्लेस कर दें अपने ऑल्टरनेटिव वर्ड्स के साथ या सिनोनिम के साथ और आप एंड कर दें थीसिस स्टेटमेंट के साथ। फिर भी आपको 6 बैंड तो मिल ही जाएंगे अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, अगर आपने अच्छा लिखा होगा। कुछ आप आउट ऑफ टॉपिक गए होंगे लेकिन ज़्यादातर तो आप ऑन द टॉपिक ही रहे हैं तो आपको 6 बैंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जिनको ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली उनके पास हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास कोहेरेंस होनी चाहिए, लेक्सिकल रिसोर्स होना चाहिए, कॉलोकेशन होनी चाहिए। अगर ये सब होगा तो आपके वाकई में नंबर ज़्यादा आएंगे। इसके बाद हम आते हैं थीसिस स्टेटमेंट के बारे में। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? वेरी बेसिकली इट टेल्स द पर्सन रीडिंग योर एसे व्हाट विल बी इन इट। मतलब ये बताता है आपके रीडर को, एग्जामिनर को कि ऐसे में आगे जो वो पढ़ने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। आप इसके साथ जो आप एग्री से स्टार्ट करोगे या आप डिसएग्री से स्टार्ट करोगे ये भी आपके ऐसे से पता चल जाएगा। किस ओपिनियन को आप पहले लिखने जा रहे हो, किस ओपिनियन को आप बाद में लिखोगे ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। आप एडवांटेजेस ज़्यादा मान रहे हैं इस टॉपिक के या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा मांग रहे हैं ये भी उसको आपके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाएगा। और कहाँ से? वो थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जो लास्ट स्टेटमेंट होती है आपके इंट्रोडक्शन में होती है। इट मे आल्सो गिव योर ओपिनियन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी ओपिनियन के बारे में बता सकता है। और क्या होता है? इट इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्शन, मतलब ये लास्ट सेंटेंस होता है आपके इंट्रोडक्शन का। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपके ऐसे में आगे क्या आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे राइटिंग टास्क 2 के बारे में। मैंने एक टॉपिक लिया है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसी को मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपने लिखना है और आपने कैसे इसमें अपने डिफरेंट लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेजन एंड कॉलोकेशन कैसे यूज़ करनी है, वो सब मैं आपको डिटेल में इसमें आपको लेक्चर में बताऊंगा। सो देखिए, जो मेरे पास टॉपिक है, द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन इन पब्लिक प्लेसेस जस्ट लाइक स्मोकिंग एज इट इज़ एंटी सोशल। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अब जिन बच्चों को तो ये समझ आ जाता है उनके लिए तो अच्छा है। अब जिनको नहीं समझ आता उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा अगर ट्रांसलेट कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्यों बेनिफिशियल रहेगा? अगर देखिए हम लोग अपनी लैंग्वेज में किसी टॉपिक को समझें, अगर हम लोग मान लीजिए कि मेरी लैंग्वेज पंजाबी है या हिंदी है, तो मैं अगर उसमें इसको टॉपिक को ट्रांसलेट कर लूँ तो एटलीस्ट मुझे समझ तो आ ही जाएगा ना कि टॉपिक को डिटेल में किस तरफ लेके जाना है। ये ना हो कि मुझे मोबाइल फ़ोन समझ आ गया, बैन लगाना समझ आ गया, दैट इट मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड, पर क्यों? क्योंकि वो एंटी सोशल है ये समझ नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड बिकॉज उसके एडवांटेजेस और मैं उसके
डिसएडवांटेजेस लिख दूंगा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था और इसको डिटेल में बताया था कि कैसे इस ऐसे को समझना है। प्रॉब्लम होती है कई बच्चे कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते, वो बस यही समझ पाते हैं कि द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस। क्या उनके मोबाइल फ़ोन्स को हमने बैन करना है पब्लिक प्लेसेस में। और आगे बढ़ लेते, जस्ट लाइक स्मोकिंग एज इट इज एंटी सोशल, मतलब कि स्मोकिंग क्योंकि वो एंटी सोशल है तो वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन को बैन करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को बैन क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, पर एंटी सोशल वो उसमें लेते नहीं है। और अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ तो मुझे एग्जैक्टली समझ तो आ ही जाएगा ना कि ये टॉपिक मुझसे क्या कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ पर स्मोकिंग की तरह बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये एंटी सोशल है। अब ये क्या है, ये मोबाइल फ़ोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंटी सोशल है और आप किस हद तक इससे एग्री या डिसएग्री है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ट्रांसलेट करने से कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या लिखना है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़े तो उसके एक एक वर्ड को, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें और उसको समझें। जैसे कि इसका कीवर्ड क्या है, मोबाइल फ़ोन, दूसरा बैंड, तीसरा पब्लिक प्लेसेस, चौथा जस्ट लाइक स्मोकिंग और पांचवा एंटी सोशल। अब क्या होगा कि मेरे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए हैं और मुझे पता है कि मैंने अपने टॉपिक में क्या क्या कवर करना है और जितने भी कीवर्ड्स होंगे इन सबको मैंने अपने टॉपिक में अपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको इसी पे टिके रहना है, इससे मैंने अलग नहीं जाना। उससे क्या होगा कि मेरा ऐसे कभी भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा और अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो मुझे बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगा। अब उसके बाद मैं जो आपको अपना तरीका बताने जा रहा हूँ वो मुझे लगता है कि बेस्ट वे है और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये बेस्ट होने वाला है। अब कैसे बेस्ट होने वाला है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक टॉपिक के आगे वाई लगा देता हूँ। देखिए जैसे हम स्पीकिंग में करते हैं, स्पीकिंग में क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वाई का आंसर हम खुद देते हैं। लाइक वेयर डू यू लिव, मैं कहाँ रहता हूँ, स्पीकिंग में क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग आंसर देते हैं आई लिव इन जलंधर। और आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि जलंधर कैसी जगह है। फिर पूछते हैं वाई डू यू वेयर मॉडर्न क्लोथ, तो मैं कहता हूँ कि आई वेयर मॉडर्न क्लोथ बिकॉज। वाई का आंसर मैं खुद देता जाता हूँ। इससे पहले कि एग्जामिनर मेरे से वाई पूछे मैं पहले ही वाई का आंसर देता जाता हूँ। उसी तरीके से हमने टास्क 2 में यही करना है, वाई अपने टॉपिक में लगाना है और उससे क्या होगा, उससे मेरा टॉपिक मुझे और क्लियर हो जाएगा। इस पे मैंने किया है, इस पे मैंने 3 क्वेश्चन बना लिए। देखिए आप अपने टॉपिक में जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे टॉपिक से उतना ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने टॉपिक में क्या क्या लिखना है। क्या होता है कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, उसको लिखना शुरू कर दिया, अब कुछ देर बाद क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या लिखना है आगे। अब मैं वाई को यूज़ करके एक ही टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन बना लेता हूँ। उससे क्या होता है मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे एक टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी, वो मैं पहले ही अपनी क्लैरिटी कर लेता हूँ। कैसे क्लैरिटी करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया वाई द मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस, कि मोबाइल फोन को पब्लिक प्लेसेस में क्यों बैन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, वाई द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड जस्ट लाइक स्मोकिंग, उसमें क्या बनाया कि क्यों मोबाइल फोन को स्मोकिंग की तरह बैन करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बना लिया, वाई इट इज एंटी सोशल, कि मोबाइल फोन एंटी सोशल क्यों है। और फिर क्या होगा, इससे मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने अपने टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। और इससे और क्लैरिटी क्या हो जाएगी कि इसमें मुझे इसके मोबाइल फोन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं लिखने, मुझे बस जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसी के आंसर देने हैं। ऐसा करने से, क्वेश्चन बनाने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, और आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने इसको कंक्लूड कैसे करना है। सो ये है एक मेरा तरीका। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, और मुझे ये पक्का यकीन है अपने आप पे कि अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे अपने किसी भी ऐसे में, तो आपको क्लैरिटी डिटेल में होती जाएगी कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर देना है।
आगे चलते हैं हम। देखिए जैसा कि मैंने 3 क्वेश्चन बना लिए, इससे मुझे अब टॉपिक पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को कोई वर्ड का समझ नहीं आता है, जैसे कि इफ समवन हैज स्टिल प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड एंटी सोशल। मगर अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो उसका मेन कीवर्ड ऐसे से जरूर उठाए, जैसे कि इस ऐसे का मेन कीवर्ड था एंटी सोशल। एंटी सोशल अगर आप उठा लोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस ऐसे में मैंने क्या लिखना है और क्यों लिखना है। और एंटी सोशल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स स्टॉपिंग समवन ऑफ गेटिंग सोशलाइज, मतलब ये किसी को सोशलाइज होने में बहुत ही प्रॉब्लम देता है। सो क्वेश्चन सेज मोबाइल फोन स्टॉप्स पीपल फ्रॉम सोशलाइजिंग विद अदर्स, मीन्स कि ये मोबाइल फोन ये क्या कह रहा है? ऐसे कह रहा है कि मोबाइल फोन ये आपको सोशलाइज होने से रोक रहा है दूसरे लोगों के साथ। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो अब तक आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे में क्या क्या लिखना है। देखिए पहले मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखी है और कैसे लिखी है, और इसमें कुछ वर्ड्स ग्रीन भी है, कुछ वर्ड रेड भी हैं और कुछ वर्ड्स ब्लू भी हैं। ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्ड्स मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स क्यों यूज किया है। जो ग्रीन के वर्ड यूज किए हैं ये मैंने यूज किए हैं इसलिए कि इसको कॉलोकेशन कहते हैं। मैंने इसमें कॉलोकेशन वर्ड्स यूज किए हैं, और इसमें क्या होता है कि अगर मैं आधा वर्ड भी यूज कर लूँ और जैसे कि मैं देखिए आप यहाँ पे मैंने डीम नेसेसरी यूज किया है। अगर मैं डीम ना यूज करूँ तब भी ये चलता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इम्पैक्ट यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना यूज करूँ तब भी ये सही रहता है। यहाँ पे मैंने सोशल बिहेवियर यूज किया है। अगर मैं सोशल ना यूज करूं तब भी ये ठीक रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे कॉलोकेशन वर्ड्स यूज किए हैं जो मैंने ग्रीन के साथ अंडरलाइन किए हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैंने कॉलोकेशन भी यूज किया है। और ये क्यों यूज किया है ये आपको बताने के लिए, और मैंने ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को भी अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे तो उनको समझ आ जाएगा कि आपके पास कॉलोकेशन लिस्ट भी है। और मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू वर्ड यूज किया है। देखिए यहाँ पे वर्ड ब्लू में क्या है? ओमनी प्रेजेंट। और यहाँ पे ब्लू में क्या है? प्रेजेंस। इसका क्या है कि मैंने आपको बताया था, जैसे लेक्सिकल रिसोर्स मैंने आपको कहा था कि आप एक ही वर्ड को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसकी जगह मैं और सिनोनिम लेके आऊँ। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ड आ गई और यहाँ पे प्रेजेंस। मैंने प्रेजेंट को एज ए प्रेजेंस भी यूज किया, लेकिन डिफरेंट। आप देखिए सेंटेंस में एज ए प्रेजेंस के लिए अलग वर्ड अलग सेंटेंस यूज करूंगा और प्रेजेंट के लिए मैं अलग तरह का सेंटेंस यूज करूंगा। ये नहीं हो सकता कि प्रेजेंट की जगह प्रेजेंस कर दूं और प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कर दूं। ये भी मैंने यूज किया है। और रेड वर्ड्स मैंने क्यों यूज किए हैं ये मैं आपको ऐसे के एंड में बताऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने इस ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए इस ऐसे का मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है और मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे को कैसे आप अच्छे बैंड लेने के लिए कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, इन द मॉडर्न एरा मोबाइल फोन्स आर ओमनी प्रेजेंट सर्विंग एज डीम्ड नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। मतलब क्या है कि देखिए टॉपिक में था कि अब टॉपिक को मैं नीचे लेके आता हूँ, कॉपी करके लेके आता हूँ ताकि आपको मैं इसको समझा सकूँ उसके एग्जाम्पल के साथ, और मैं उसके ऐसे के पास लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस जस्ट लाइक स्मोकिंग एज इट इज एंटी सोशल। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन क्या होता है, मोबाइल फोन्स है क्या चीज़। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया इसमें अपनी फर्स्ट लाइन में कि मोबाइल फोन्स आज के जो टाइम में है वो हर जगह मौजूद है और ये एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट बन गया है हमारी डेली लाइफ का। उससे आगे देखिए, उससे आगे मैंने जोड़ने के लिए एक यहाँ पे यूज किया है कनेक्टर, और मैंने क्या, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न दैट एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स सिमिलर टू स्मोकिंग। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था, अब देखिए यहाँ पे पीछे चलता हूँ मैं, और ये मैं कॉपी भी इसको भी कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ ताकि ये दोनों चीज़ मेरे पास रहे और मैं आपको इसको डिटेल में समझा सकूँ। देखिए अब आप देखिए इसके मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था, वाई द मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस, वाई मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने इसी इंट्रोडक्शन में। देखिए
मैंने क्या कहा, यहाँ पे यूज किया मैंने कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे हाउएवर देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न कि ये बहुत ही एक बड़ा चिंता का कारण बना है कि दैट एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स सिमिलर टू स्मोकिंग। देखिए यहाँ पे था, दो क्वेश्चन थे, व्हाई द मोबाइल फोन शुड बी बैन इन पब्लिक प्लेसेस, और दूसरा क्वेश्चन था व्हाई द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन जस्ट लाइक स्मोकिंग। तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन में मैंने इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर एक ही लाइन में दे दिया, और मैंने एग्जामिनर को बता दिया है कि मुझे ये ऐसे समझ आ गया है। देखिए, इसको रिफ्रेश करने को मैं रिफ्रेश भी एज इट इज कर सकता, कुछ वर्ड उठा के चेंज कर सकता था, पर मैंने क्या किया, मैंने एक वो ही लाइन को उठा के अपने वर्ड्स में ये पूरी लाइन लिख दी, और इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये भी समझ आ जाएगा कि एक तो इसको ऐसे समझ आ गया है, दूसरा इसके पास लिखने की वैरायटी है, ये मेरे वर्ड्स को उठा के कुछ वर्ड्स को चेंज करके रीफ्रेज नहीं कर रहा, ये इसको बहुत ही अलग से लिख रहा है, लेकिन मैं लिख उसी पे रहा हूं जो टॉपिक मुझे दिया गया है, उससे अलग मैं नहीं जा रहा। तो मैंने क्या लिखा, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न दैट एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स सिमिलर टू स्मोकिंग। बस स्मोकिंग की तरह ही इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ सकता है, और मैंने ये इसमें एक्सप्लेन कर दिया। आगे मैंने क्या लिखा है, द कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन सोशल सेटिंग्स हैज स्पार्क्ड डिबेट रिगार्डिंग देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोशल बिहेवियर। मैंने क्या किया है यहाँ पे, द कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फोन इन सोशल सेटिंग, मतलब कि जो इसका जो लगातार जो इसकी प्रेजेंस है सोशल सेटिंग्स में, मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंदिर, गुरुद्वारा, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, और वहाँ पे मोबाइल फोन की प्रेजेंस हमेशा रहती है, तो उसने क्या एक डिबेट को जन्म दिया है, क्या कि इसका हमारे सोशल बिहेवियर पे क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि मैंने ऊपर से कोई भी ऐसा वर्ड उठा के नीचे नहीं ले आया कि मैं उसको बस रिफ्रेश करके लिख दूं और मैं बस जी मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसको एग्जैक्टली डिटेल में समझाया है, टॉपिक पे ही रहा हूं, टॉपिक को मैंने आंसर भी किया है, टॉपिक को मैंने रिफ्रेश अपने वर्ड्स में अपनी लाइंस में किया है, और मैंने एग्जामिनर को समझा दिया है इससे कि मुझे ऐसे आता है लिखना, और मैं आपके वर्ड्स को कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी वर्डिंग में इसको लिख रहा हूं, और मैं इसको कैसे कैसे लिखने जा रहा हूं ये एग्जामिनर को मेरे इंट्रोडक्शन से क्लियर हो गया। और ये देखिए लास्ट में मैंने थीसिस स्टेटमेंट क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट में लिखा दिस ऐसे विल आर्ग्यू व्हाई मोबाइल फोन शुड बी सब्जेक्ट टू सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस एज स्मोकिंग, कि ये ऐसे क्या बात करने जा रहा है कि ये ऐसे बताने जा रहा है कि मोबाइल फोन्स को स्मोकिंग की तरह ही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट आ गई, और थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पे आगे क्या आने वाला है, और इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आगे मैंने क्या लिखना है, क्या लिखने जा रहा हूँ। सो आगे चलते हैं। देखिए ये मेरा आ गया अपना बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ देखिए, मैं इसको आगे ले जाता हूं, एक ही पैराग्राफ में हो जाए ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, यहां पे लिखा है मैंने फर्स्टली मच लाइक स्मोकिंग विच ऑफन कीप्स इंडिविजुअल अवे फ्रॉम देयर सराउंडिंग। देखिए कुछ ऐसी लैंग्वेज मैंने यूज की है जो शायद सिंपल ना हो और हर किसी को ईजी ना लगे, बट ये मैंने किस लिए लिखी है, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए लिखी है जो ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसा ही लिखें, आप ऐसी ही वर्डिंग लिखें, आप ऐसे ही सेंटेंस यूज करें, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अच्छे बैंड कैसे लिए जाते हैं। 6 बैंड्स के लिए ये ऐसा मैंने नहीं कहा कि इतनी टफ लैंग्वेज यूज करो, पर मैंने ये बताने की कोशिश फिर भी कर रहा हूँ कि कैसा ऐसे होना चाहिए और कैसे ऐसे को आगे आगे हमने लेके जाना है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं बाद में और डिटेल में बताऊंगा, बात करूंगा कि कैसे हमने इसको और तरह भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखिए मच लाइक स्मोकिंग विच ऑफन कीप्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉमे यूज किए हैं। अब कॉमे क्या मतलब है, देखिए जी कॉमे जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट नहीं होता। मैं आपको रीडिंग में भी, जब आपको रीडिंग में कराऊंगा तब भी मैं आपको ये 2 कॉमे और क्यों हाइफन यूज करते हैं मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए अब जो कॉमे होते हैं इसमें ये सेंटेंस का पार्ट नहीं, सेंटेंस कैसे होता है, मच लाइक स्मोकिंग एक्सेसिव मोबाइल फोन्स कैन
यूज कैन डिटैच पीपल फ्रॉम फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए अगर मैं इसको हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाता हूं, मैंने हाइड करके बोलता हूं, फिर मैं दोबारा लेके आता हूं। देखिए यहाँ पे अब आप देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया। अब सेंटेंस क्या है, देखिए मच लाइक स्मोकिंग एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज कैन डिटैच पीपल फ्रॉम फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए मेरा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है, और जो मैंने 2 कॉमा में लिखा है वो किस लिए लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि स्मोकिंग की तरह क्या क्या, तो वो मैंने अपने कॉमे में ये ना लंबा खींचने के लिए किया है। मेरा वो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, पर मैंने एग्जामिनर को बताने की कोशिश की है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि स्मोकिंग की तरह क्या। सो मच लाइक स्मोकिंग मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन किया है उस कॉमेंट्स के बीच में, लेकिन सेंटेंस मेरा क्या है, मच लाइक स्मोकिंग एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज कैन डिटैच पीपल फ्रॉम फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब कि स्मोकिंग की तरह ही अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमें लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन करने से रोकता है। आजकल क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने पेरेंट्स से भी बात कर, एक कमरे बैठे होते हैं और अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, फेस टू फेस बात नहीं करते, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि ये काम है, ये कर लिया हमने, तो वो अपने कमरे से उठकर अपने माँ बाप के कमरे में भी नहीं जाते। सो इसी को इसने एक्सप्लेन किया है कि मोबाइल फ़ोन जो है लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्शन से रोक रहा है। आगे मैंने देखो इसी लाइन को आगे मैंने खींचा है, कैसे खींचा है, कुछ डिफरेंट नहीं किया, उसी को आगे एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको पहले वो जो मैंने 2 कामे निकाले थे वो आपको मैं बीच में डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 कामे डाल दिए। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा, विच ऑफन कीप्स इंडिविजुअल अवे फ्रॉम देयर सराउंडिंग। मतलब मैंने कहा कि स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग इंडिविजुअल्स को अपने सराउंडिंग से दूर रखता है। क्या होता है कि जो स्मोकिंग लोग करते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो आसपास के लोग उनसे दूर से, जो स्मोकिंग नहीं पसंद करते वो उनसे दूर चले जाते हैं। यही मैंने इसको 2 कामे में एक्सप्लेन किया। अगर मैं ये ना भी लिखूं तब भी मेरा ऐसे चलेगा और तब भी मेरे बैंड आएंगे। ये मेरे बैंड्स को बढ़ाने के लिए है, और अगर मैं नहीं लिखूंगा तब भी मेरे बैंड्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो सिंपल हो जाएगा। और मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश भी की है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है जी, People who get attached to their screens are less likely to participate in conversation। अब मैंने देखिए उसी बात को आगे खींचा है। पहले लाइन था डिटैच कर रहा है, और दूसरे क्या है कि मैंने बताया कि जो अपने स्क्रीन के साथ लोग जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन में बातचीत, कॉन्वर्सेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड और क्या कहते हैं, इन्वॉल्व भी नहीं होते उन लोगों के साथ, विद दोज अराउंड देम, जो उनके साथ नहीं। देखिए मैं एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ रहा हूं, उसी को आगे खींच रहा हूं, लेकिन मैं रेपिटेशन नहीं कर रहा। पिछली लाइन में मैंने क्या किया था, ये डिटैच करता है। अगली लाइन में क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग अपने मोबाइल फोन के साथ चिपके रहते हैं, अटैच टू द स्क्रीन, उसी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते आसपास में, क्रिएटिंग ए बैरियर टू मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन। उसी लाइन को मैं आगे खींचता हुआ जा रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने रुकावट डाल रहे हैं, मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन के साथ वो रुकावट डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के साथ ही चिपके हुए हैं। उसके बाद मैंने एक और अपना यूज किया है कनेक्टर। देखिए क्या यूज किया, ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके टॉप मतलब इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूँ, द कॉन्स्टेंट बजिंग एंड रिंगिंग ऑफ फोन डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ पब्लिक स्पेस। अब क्या हुआ, देखिए जो पहला 2 सेंटेंस थे वो तो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने कोई कनेक्टर्स उसमें नहीं लगाया, एक लाइन यूज की और उसको मैंने आगे खींचा कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मैंने पहले बात देखिए, जो पहली लाइन मैंने ये लिखी तो मैंने दूसरी लाइन में एक्सप्लेन किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी दूसरी लाइन में। अब मैंने क्या किया, इसके अलावा एक और सेंटेंस मतलब एक और लाइन ऐड की है जो कि इनके साथ मैच नहीं कर, जो फर्स्ट 2 सेंटेंस है उसके साथ मैच नहीं कर, उससे अलग बात करने की कोशिश की है। इसलिए मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने एक कनेक्टर यूज कर दिया, और कनेक्टर यूज करने से क्या हो गया, मेरे कनेक्टर यूज करने से एग्जामिनर को पता लग गया कि भाई जो पहले बात की थी वो मैंने अलग की थी, अब मैं कुछ अलग बात करने जा रहा हूं, इस जो ऊपर बात की उससे अलग लिखने जा रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, ऑन टॉप ऑफ दैट द कांस्टेंट बजिंग एंड रिंगिंग ऑफ मोबाइल ऑफ फोन डिस्टर्ब द पीस ऑफ पब्लिक स्पेसेस। क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं
कि इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कि जब हम बस में जाते हैं, मान लीजिए बस में, ट्रेन में, तो वहाँ क्या रिंग, फोन की रिंग होती है, बजिंग होती है, ऊंची ऊंची बातें होती हैं, वो क्या करता है, जो पब्लिक स्पेस की जो पीस होती है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अब देखिए ये मेरा एक हो गया पैराग्राफ खत्म, ठीक है जी। अब मैं दूसरे पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। अब दूसरे पैराग्राफ पे आने के लिए मैंने क्या यूज किया, मोर ओवर, इसके अलावा, और तो मैंने वो भी कनेक्टर से यूज किया ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूं। देखिए एक आपको दोबारा पीछे लेके जाता हूं और मैं ये क्वेश्चन जो ऊपर मैंने बनाए हैं ये मैं साथ साथ अपने लेके चलता हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए कि मैं इसमें क्या क्या यूज करता जा रहा हूं। देखिए मैंने अपना क्वेश्चन अपना फिर ले आया, क्यों लेके आया यहाँ पे, आपके लिए समझाने के लिए कि मैंने उस एसे से, उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनाए थे। जो 3 क्वेश्चन थे मेरे सामने पड़े हैं और आगे जो मैं क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं वो भी इन क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगा। देखिए आगे क्या नहीं लिखा मैंने, मोर ओवर द एडिक्टिव नेचर ऑफ मोबाइल फोन पैरेलल दैट ऑफ स्मोकिंग। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन था व्हाई द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड जस्ट लाइक स्मोकिंग। तो मैंने उसको कंपेयर करता जा रहा हूं, मोबाइल फोन्स को स्मोकिंग की तरह ही मैं कंपेयर करता जा रहा हूं और मैं अपने टॉपिक से अलग नहीं जा रहा। मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, अब जब ऐसे लिखना होगा टॉपिक, मैं पेपर में एग्जाम में लिखना होगा तब तो मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लेके जा सकता, पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है वहां पे मैं इसको क्वेश्चन को बना लूं और उस क्वेश्चन पेपर को जब भी मैं लिखता हूं और देखता जाऊं कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं और मैंने क्या क्या क्वेश्चन आगे लिखते जाना, क्या क्या कवर करते जाना। उससे क्या होगा, मेरी क्लैरिटी होती जाएगी कि मैंने ऐसे में क्या क्या लिखना है और ऐसे को मैंने अपने आउट ऑफ द टॉपिक नहीं लेके जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। अब देखो क्या दे रहा हूं, द एडिक्टिव नेचर ऑफ मोबाइल फोन पैरेलल्स दैट ऑफ स्मोकिंग। जो क्या है कि मैंने यहाँ लिखा कि जो मोबाइल फोन की एडिक्टिव नेचर है, मतलब कि जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं वो उसके एडिक्टिव हो जाते हैं, उसके एडिक्टिव हो जाते हैं मतलब कि उसके बिना रह ही नहीं पाते। कैसे नहीं रह पाते, जैसे कि लोग स्मोकिंग के बिना नहीं रह पाते। पैरेलल्स मतलब क्या कि उसी तरह जिस तरह से स्मोकिंग से अलग हम नहीं रह पाते उसी तरह से हम लोग मोबाइल फोन से भी अलग नहीं रह पाते। आगे क्या लिखा मैंने, जस्ट एज स्मोकर्स फील कंपेल्ड टू लाइट अप ए सिगरेट। क्या मैंने कहा कि जैसे कि स्मोकर्स जो होता है वो अपनी सिगरेट को हमेशा ही एक उसको कंपेल होता है, वो एक मजबूर होता है कि नहीं यार सिगरेट मुंह में डालूं और मैं सिगरेट को जलाऊं। इंडिविजुअल्स ऑफन फील द डिजायर टू चेक देयर फोन्स इवन इन अनसूटेबल सिचुएशन। अब क्या हो गया कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि वो हमेशा ही एक तत्पर रहते हैं, डिजायर उनके मन में फील चलती रहती है कि वो भी अपने फोन्स को यूज करते रहे। कैसे यूज करते रहे, सिगरेट की ही तरह। जैसे एक स्मोकर कंपेल होता है कि मैं अपने सिगरेट को यूज करूं, इंडिविजुअल भी यही डिजायर करते हैं कि वो अपने फोन को चेक करते रहे इवन इन अनसूटेबल सिचुएशन। अब अनसूटेबल सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोग रिलीजियस प्लेस जाते हैं, मान लीजिए टेंपल जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां लोग क्या कर रहे हैं, बैठे मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, लेकिन वो फोन उठा उठा के बार बार चेक करते रहे कि क्या मैसेज तो नहीं आया। मीटिंग में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं, वहां पे भी क्या लोग क्या डिजायर रहती है कि एक मिनट फोन तो मैं चेक कर लूं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कुछ आया तो नहीं, कोई कुछ किसी ने कुछ किया तो नहीं, कुछ सेंड तो नहीं किया, क्या व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लूं। ये क्या हो गया, अनसूटेबल सिचुएशन। और क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई लोग जाते हैं किसी की डेथ पे, वहां पे भी लोग क्या कर रहे हैं, डेथ पे तो है लेकिन देख भी रहे हैं लोग रो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना मोबाइल फोन चेक करने से परहेज नहीं करते। वो होती हैं अनसूटेबल सिचुएशन। सो मैंने अब देखिए ये दूसरा पैराग्राफ आप फिर देख लीजिए, मैं दूसरे ही क्वेश्चन का आंसर देता हुआ जा रहा हूं, मैं इससे अलग नहीं जा रहा, उसी पे टिका हुआ हूं। और क्या हो रहा है कि मैं अपने टॉपिक पे ही हूं और एग्जामिनर को भी बता रहा हूं कि मुझे टॉपिक समझ आ गया है और मैं टॉपिक पे ही लिख रहा हूं, और एग्जामिनर भी देख रहा है कि मैं कोई रेपिटेशन नहीं कर रहा। जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा सेकंड पैराग्राफ में वो चीज मैंने नहीं लिखी, मैंने इसको अलग लिखा है, और इससे क्या होगा कि मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे नंबर लेने की। इस पूरे ऐसे में मैंने एग्जाम्पल नहीं यूज किया, एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने कम यूज किया। मैंने क्यों यूज किया एग्जाम्पल नहीं की, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इन डिटेल कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा कि थोड़ा मेरा ऐसे क्या होगा कि और बड़ा भी हो सकता था या छोटा भी हो सकता था,
तो मैंने एग्जाम्पल अभी इसमें नहीं डाला, लेकिन एग्जाम्पल डालना जरूरी है ताकि आप बता सकें कि जो आप बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ये मैं एक और ऐसे आपसे एक्सप्लेन करूंगा और उस ऐसे को मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, पर फिलहाल इस ऐसे में मैं आपको ऐसे ही लिखने जा रहा हूं। अब देखिए थर्ड लाइन मैंने क्या यूज की है यहाँ पे, एडिशनली। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने एडिशनली यूज किया है, ये क्या है, एक और कनेक्टर मैंने यूज कर लिया है। अब कनेक्टर यूज क्यों किया है ये बताने के लिए एग्जामिनर को कि भाई जो मैंने ऊपर बात की उससे अलग बात करने जा रहा हूं, या फिर क्या करने जा रहा हूं कि मैं एडिशनली मतलब कि जो मैंने ऊपर बात की है उसके साथ मैं क्या जोड़ रहा हूं। सॉरी, मैं यहां पे मैं गलत हो गया। एडिशनली का मतलब क्या हो गया कि जो मैंने ऊपर बात की है उसको मैं आगे कैसे एक्सप्लेन और उसके साथ साथ मैं क्या जोड़ने जा रहा हूं। अब दिस आ गया, दिस क्या मतलब क्या होगा, दिस का मतलब हो गया जो मैंने बात ये पीछे की है सारी, ये हो गया दिस, और मैंने यहां पे यूज कर लिया दिस एडिक्शन, मतलब जो मैंने पीछे बात की है उसको क्या आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस एडिक्शन कैन लीड टू ए लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हाइटेंड एंजाइटी, मिररिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन डिपेंडेंसी। मतलब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि ये जो एडिक्शन है या इससे एडिक्शन से क्या होगा, ये एक तो हमारी कंसंट्रेशन की कमी आएगी, अगर कोई काम कर रहा है बिजनेस ऑफिस में फैक्ट्री में तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कम आएगी। अब ये तीसरा क्या हो रहा है, एंजाइटी को बढ़ाएगा। एंजाइटी क्या होती है कि मान लीजिए कोई गलत मैसेज आ गया या अच्छा मैसेज आ गया तभी हमारी एंजाइटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे मैंने फिर उसी के साथ कंपेयर कर दिया स्मोकिंग के साथ, जो हमारा ऊपर ऐसे था ये स्मोकिंग के साथ क्वेश्चन था, जैसे सेकंड क्वेश्चन था, तो मैंने लास्ट में भी क्या किया, मैंने उसको डिपेंडेंसी उसका क्या निकोटीन वर्ड यूज कर लिया। मैंने सेम वर्ड नहीं यूज किया स्मोकिंग यहाँ पे, तो मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे निकोटीन वर्ड यूज कर लिया। और निकोटीन का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने स्मोकिंग की बात तो करनी की है, लेकिन मैंने क्या किया है, स्मोकिंग की जगह मैंने निकोटीन बता दिया। और मिररिंग मतलब क्या हो गया कि उसी की तरह अपने आप को दिखाता है। मिररिंग मीन्स शीशे में देखो तो मैं अपने आप को देख सकता हूं, उसी तरह ये उसको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स का ही दूसरा प्रभाव पड़ रहा है। मिररिंग मीन्स उसका ही एग्जाम्पल बन रहा है, मिररिंग मीन्स उसकी ही कॉपी बन रहा है, किसकी कॉपी बन रहा है, स्मोकिंग की। जैसे लोग निकोटीन पे डिपेंडेंसी रहते हैं उसी तरह लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं, जो इस एडिक्शन के साथ कंपेल हो जाते हैं कि हम लोग बार बार इसको फोन को यूज करें। अब देखिए हम आते हैं आगे मैंने क्या लिखा, फर्दर मोर। अब फर्दर मोर से क्या हो गया, एग्जामिनर को फिर पता चल गया कि मैंने आगे नया पैराग्राफ शुरू किया है और मैंने उसके स्टार्टिंग के क्या कर दिया, उसको मैंने कनेक्टर से बता दिया कि अब मेरा नया पैराग्राफ भी शुरू हो रहा है, फर्दर मोर। अब मैं देखिए ये कॉपी करके नीचे फिर क्वेश्चन को ले आऊं ताकि मैं आपको भी दिखाता जाऊं कि मैं इससे अलग नहीं जा रहा हूं। अब आप देखिए कि मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूं। देखिए मैंने लिखा है द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल बिहेवियर टू सोसाइटल नॉर्म्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सोसाइटल वर्ड यूज किया है। सोसाइटल क्या है, एक सोसाइटी से बना हुआ वर्ड, मैंने सोसाइटी और सोसाइटल ये यूज किया है। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि ये मैंने लेक्सिकल रिसोर्स लिया है बीच में, मैंने इसमें एक लेक्सिकल रिसोर्स में मेरे पास वोकैब है। वोकैब क्या, सोसाइटी की जगह मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, सोसाइटल वर्ड यूज कर लिया, और मैंने इसके साथ नॉर्म्स यूज कर लिया। अब जो वर्ड इकट्ठे आते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, और ये क्या मतलब होता है कि जो अदर्स चले आ रहे हैं सोसाइटी में, अब उसको मैंने एक इकट्ठा वर्ड यूज कर लिया, कॉलोकेशन भी ले ली मैंने, लेक्सिकल भी हो गया कि मेरे पास एक वर्ड सोसाइटी का सोसाइटल है, लेक्सिकल भी आ गया मेरे पास कॉलोकेशन भी आ गई, और मैंने सेंटेंस भी इसमें यूज कर लिया। मैंने क्या किया, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड इंडिविजुअल बिहेवियर टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब जो हमारे अदर्स चले आ रहे हैं, जो वैल्यूज चली आ रही हैं, इसका जो असर है, बुरा असर उनके भी आगे जा रहा है। मतलब जो हमारे नॉर्म्स बने हुए, वैल्यूज बने हैं, ये उसको भी खराब, इसका नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ता जा रहा है। और मैंने आगे क्या लिखा, इन लाइट ऑफ दिस। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि जो इन लाइट ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि इन चीजों पे नजर रख के, इन चीजों को देखते हुए, परखते हुए, ठीक है जी, क्या करना चाहिए इन चीजों को, जो मैंने इन लाइट ऑफ दीज, देखिए ये जो एक लाइन लिखी है, ये मैंने एक लाइन लिखी है। अब दीज क्या हो गया,
जो मैंने पीछे सारा लिखा। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो मैंने लिखा, ये सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा, और ये जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा। अब मैंने इनको कलेक्टिवली क्या लिख लिया, दीज, ये सब जो मैंने ऊपर लिखा है उन सब की उन पर रोशनी डालते हुए, उन सब को नज़र रखते हुए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया चाहिए हमें, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबाइल फोन यूसेज कैन हेल्प इन लाइट ऑफ इनके कारण क्या हुआ, जो हमारे ऊपर है ये जो बातें की है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबाइल फोन, जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है वो क्या करेगा, कैन हेल्प सेफगार्ड सोशल इंटरेक्शन एंड प्रमोट हेल्थियर कम्युनिकेशन हैबिट्स। वो क्या करेगा कि हमारे जो सोशल इंटरेक्शन को जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे मोबाइल फोन, उससे क्या होगा, उससे होगा कि ये हमारी सोशल इंटरेक्शन को सेफगार्ड करेगा और हमारे हेल्थियर कम्युनिकेशन हैबिट्स को भी ये प्रमोट करेगा। अब आप देखिए कि मैंने ऐसे में जो लिखता जा रहा हूँ रेपिटेशन नहीं कर रहा, आगे आगे चलता जा रहा हूँ और आगे आगे बताता भी जा रहा हूँ कि मैं पिछले पैराग्राफ को भी नहीं भूला, और मैंने दीज का मतलब कि मैंने पिछले पैराग्राफ को भी मैं नहीं भूला, उनको मैंने कलेक्टिवली इसमें लिखा है, और मैं अपने आउट ऑफ द टॉपिक भी नहीं जा रहा, और मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ अपने रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। और मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी ऐसे लिखता हूँ, मैं एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ लिख के उसको दोबारा पढ़ता भी हूँ, और उसको पढ़ने के बाद मैं तीसरा पैराग्राफ लिखता हूँ कि ताकि मुझे इससे अलग तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, क्या दी है कि इफ एग्जाम्पल क्या, if अगर रेस्टोरेंट, थिएटर्स एंड पब्लिक स्पेसेस विल अप्लाई डेजिग्नेटेड फ्री जोन एरिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि इनके मद्देनजर मुझे क्या करनी, रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये हमारी हेल्थियर कम्युनिकेशन हैबिट्स को सेफगार्ड करेगा। कैसे करेगा वो मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि अगर हम लोग ये यहाँ पे करें तो इस हिसाब से हमारा सेफगार्ड होगा। क्या होगा, अगर रेस्टोरेंट, थिएटर्स और पब्लिक स्पेसेस ये डेजिग्नेटेड एरियाज जो हैं, ठीक है, ये क्या करें, अगर मोबाइल फ्री जोन बना दें, अगर ये लोग क्या करें कि रेस्टोरेंट में क्या करें, थिएटर्स में क्या करें कि आप फोन एक तरफ रख दो और यहाँ पे आप फोन नहीं यूज करोगे, या फोन नहीं यूज करोगे या फोन को डिपॉजिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप फोन वहां पे यूज नहीं करेंगे, और उससे क्या होगा, दैट विल एनकरेज पीपल टू बी फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड फॉस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। अब क्या होगा कि ये इससे क्या होगा कि इंकरेज होंगे लोग ही कि एक ही जगह पे खड़े रहें और अपने कम्युनिटी के साथ बातें भी करें। अब लास्ट में मैंने किया है, लास्ट में मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। अब मैंने कंक्लूड क्या किया है, जो मैंने ऊपर पैराग्राफ तीनों लिखे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और जो मैंने ये तीसरा पैराग्राफ लिखा है, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे नीचे आके कंक्लूड किया है। मैंने क्या किया है, इन कंक्लूजन द कॉमन यूज ऑफ मोबाइल फोन शेयर्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि मोबाइल फोन जो है वो यूज ऑफ मोबाइल फोन शेयर्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्मोकिंग, मतलब कि ये स्मोकिंग के साथ काफ़ी इसकी विशेषताएं मिलती जुलती हैं। मैंने लिखा, देखिए लिखने का तरीका मेरा अलग है। यहाँ पे क्या मैंने थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज थोड़ी हाई हो सकता है कि ये इजी लैंग्वेज ना हो, आप इजी लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए, पर मेरा मेन मकसद क्या है समझाने का, ये समझाने का कि मैं कैसे कैसे आगे ऐसे को बढ़ाता जा रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि जो मोबाइल फ़ोन है इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी विशेषताएं हैं वो स्मोकिंग से मिलती जुलती हैं। कैसी विशेषताएं मिलती जुलती हैं, इंक्लूडिंग इट्स एंटी सोशल डायनामिक नेचर। अब देखिए डायनामिक, ये मैंने कॉलोकेशन यूज़ की है, तो मैंने क्या, इंक्लूडिंग इट्स एंटी सोशल डायनामिक नेचर, मतलब जो इसकी डायनामिक इसकी एंटी सोशल नेचर जो है स्मोकिंग की, एंड एडिक्टिव टेंडेंसीज, जो इसके साथ हमें एडिक्टिव बनाती है। कौन एडिक्टिव बनाता है, कौन है इसकी एंटी सोशल, स्मोकिंग एंटी सोशल है। एडिक्टिव कौन है, स्मोकिंग एडिक्टिव है। तो क्या हो रहा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की भी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो स्मोकिंग के साथ बड़ी ही मिलती जुलती है। कैसी मिलती जुलती है, इसकी एंटी सोशल डायनामिक नेचर और इसकी एडिक्टिव टेंडेंसी। और मैंने आगे क्या लिखा है, बाय रिकॉग्नाइजिंग द पैरेलल्स between these two behaviors and apply particularly appropriate restrictions, we can strive towards a more balanced and connected society. अब क्या मैंने लिखा है आगे कि अगर हम लोग by recognizing the parallels between these two behaviors and apply
पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो मोबाइल फोन और स्मोकिंग की जो हम लोग एडिक्शन देख रहे हैं इन दोनों का, और अगर हम लोग इसके ऊपर एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग बैलेंस और कनेक्टेड सोसाइटी बनाएं ताकि लोग आपस में मिलते जुलते रहें। ये ऐसे मैंने आपको साथ साथ क्यों समझाया, इसलिए समझाया है, एक्सप्लेन किया है। हिंदी में क्यों एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको समझ आता जाए कि मैं कैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कैसे कैसे मैंने अपने ऐसे को आगे बढ़ाया है। और कंक्लूड मैंने किसको किया है, कंक्लूड भी मैंने इसको स्मोकिंग के साथ मिलाते हुए किया है। इसको मैंने आपको बताया है कि स्मोकिंग के साथ मैंने इसको क्यों लिया है, और जो ऐसे में कहा गया स्मोकिंग, और मैंने स्मोकिंग को छोड़ा नहीं, लेकिन मैं स्मोकिंग के ऊपर भी नहीं लिखा और स्मोकिंग की क्या क्या टेंडेंसी वो भी लिखता गया, पर मैं उसको साथ साथ कंपेयर करता गया कि मोबाइल फ़ोन की भी यही चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन भी ऐसे एडिक्टिव है, ऐसे ही इसकी एंटी सोशल है। उसको मैं बताता गया कि स्मोकिंग क्यों एंटी सोशल है और मोबाइल भी एंटी सोशल क्यों बनता जा रहा है। ये मैं ऐसे ऐसे बढ़ाता गया, मैं अपने क्वेश्चन से आगे नहीं गया और मैं उसी पे टिका रहा। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स है, थोड़े से इसके जो वर्ड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स, थोड़े हाई वोकैब यूज़ की है। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा है इस ऐसे से कि सब लोग ऐसे ही वर्ड यूज़ करें। ईजी भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप करें, लेकिन आपको ऐसे लिखना आना चाहिए और कैसे कैसे आगे बढ़ाना है वो बढ़ाना आना चाहिए। ये ऐसे मैं उन लोगों के लिख रहा हूँ जो चाहते हैं कि 7 बैंड लेना, 7, 7.5, 8 बैंड लेना, ये उनके लिए है। 6 बैंड वालों के लिए भी मैं एक ऐसे बनाऊंगा जो इजी बताएगा कि ऐसे को क्या लिखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आता हूँ रेड वर्ड्स वाले। मैंने यहाँ पे बहुत से वर्ड है जो इसमें रेड मैंने यूज़ किए हुए हैं। देखियो रेड मैंने क्यों यूज़ किए हैं, ये मैंने अपने लिए बनाए हैं और आपको बताने के लिए बनाए हैं कि मैं इन वर्ड्स की जगह कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, आप अगर और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं अपने ऐसे में, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, या फिर आप कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। किस लिए कलर चेंज करना पड़ेगा, ताकि ऐसे पूरा लिखने के बाद जो वर्ड्स आपको याद है कि इस जगह के मैं और कौन सा सिनोनिम यूज़ कर सकता हूँ, इस वर्ड को मैं किस दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छी वोकैब से इसको चेंज कर सकता हूँ, वो आप इन वर्ड्स को चेंज कर लिए, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ना खराब हो। देखिए, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग अगर गलत वर्ड लिख दूंगा, यहाँ पे डिस्टर्ब की जगह कुछ और गलत लिख दूंगा, पीस की जगह कोई और गलत वर्ड लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा कि उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, वर्ड्स को रिप्लेस तो करना है, पर ऐसे रिप्लेस करना है कि उसका मीनिंग सेम ही रहे। ये ना हो कि पीस की जगह सिनोनिम कोई और यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं सिनोनिम गलत यूज़ कर लूँ और वो इस पूरे सेंटेंस में फिट ना बैठता हो, तो फिर तो काम खराब है। मुझे क्या करना है, मुझे वो वर्ड से रिप्लेस करना है जिस वर्ड से इसका मीनिंग ना चेंज। अगर नहीं आता तो रहने दो, ये तो कोई हमारे पे कंपल्शन तो है ही नहीं है कि आपने इन वर्ड्स को चेंज भाई करना ही करना है। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ, इन वर्ड्स को मैं चेंज करके कोई और वोकैब यूज़ करूं, और यही हमारा क्या है, वोकैबलरी को बढ़ाता है। हम एक ऐसे पूरा लिख लें, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, और क्या करें, ऐसे के एंड में डिक्शनरी लें, ऑनलाइन यूज़ करें, कैसा मर्जी। ये नहीं कि हमारे पास ये तो है नहीं कि मेरे पास हर वर्ड का दूसरा वर्ड सिनोनिम तैयार रहता है। तो मैं उसको क्या करूं, ऑनलाइन डिक्शनरी में जाके उसका वर्ड देखूं, उसको रिप्लेस करूं और देखूं कि मेरा वर्ड का मीनिंग चेंज ना हो और उसका मीनिंग भी सेम ही रहे। सो ऐसे क्या होता है कि ऐसे मेरी वोकैब बढ़ेगी, मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा और मेरी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। तो आई होप कि मुझे यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा कि ऐसे कैसे लिखना है, कैसे उसमें से अच्छे बैंड लेने हैं, कैसे रीफ्रेज करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखनी है और कैसे उसकी थीसिस स्टेटमेंट देनी है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक करना और आगे भी शेयर करना। थैंक यू।